ओके, तो हम आज इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट सीरीज में हमने कुछ टॉपिक्स पहले भी आपने देखे, सीरीज के बारे में, सीक्वेंसेस के बारे में। तो मैं इसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू करूंगा और फिर अपने एमसीक्यूज की तरफ आऊंगा। उसमें सबसे पहले तो डिफाइन की गई है सीक्वेंस के। सीक्वेंस बेसिकली अगर हम नंबर्स को एक तरतीब के साथ रखते हैं तो वो एक सीक्वेंस बन जाता है, या फिर यूं भी डिफाइन किया जाता है क्या सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट आर। अगर हमारे पास रियल सीक्वेंस है तो उसकी रेंज जो है वो सेट आर में होगी, और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो वो रेंज सी में होगी। यहाँ ये जो हमने सेट एन ले रखा है, इसकी जगह कोई भी काउंटेबल सेट हो सकता है। यानी यूं कहें कि फंक्शन जो हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन एक काउंटेबल सेट होता है। अच्छा, उसी की तमाम टर्म्स को अगर हम ऐड करने लगे तो वो एक सीरीज बन जाती है, और हम अब डील करेंगे इनफाइनाइट सीरीज से। अब सीरीज की लिमिट से क्या मुराद है, उसकी एक तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है जो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे। वैसे आप ये देखें कि अगर उसका जो सम है वो किसी खास नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा हो, ये देखें हमारे पास एक सीरीज है समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन, जो कि इक्वल है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन प्लस AN। अब इससे हम पार्शियल सम्स बना लेते हैं। पहले हम यहाँ से एक S1 बना सकते हैं जो जस्ट फर्स्ट टर्म है, फिर हम यहाँ से S2 ले सकते हैं जो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है, इसी तरह S3 लेंगे जो कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स होगी, एंड सो ऑन। इसी तरह हम यहाँ से Sn भी फाइंड करेंगे जो कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होगी। अच्छा, तो यहाँ से हमें जो सीक्वेंस, एक नया सीक्वेंस मिलता है S1 S2 S3 अप टू सो ऑन। अगर ये वाला सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो हम कहेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। और सीक्वेंस के कन्वर्ज करने से मुराद ये है कि इफ अ सीक्वेंस ए एन हैज अ लिमिट एल, इसका मतलब ये है कि उस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स उस खास नंबर की तरफ अप्रोच कर रही हैं। ये वाला जो सीक्वेंस है S1 S2 S3, अगर ये तमाम टर्म्स एक खास नंबर L की तरफ अप्रोच करेंगी तो हम ये कहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज भी L को करता है। L को यहाँ पर लिमिट कहते हैं। और एक ऐसा सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट ना हो, हम ये कहते हैं कि वो डाइवर्ज करता है। अब इसकी एक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी है, मैं थोड़ी सी उस पर भी बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो AN AI हो, तो इसकी जो टर्म्स होंगी वो हम यूं लिखेंगे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। हम ये कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस AI है ये कन्वर्ज करता है किसी नंबर L को इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर N नॉट सच दैट AN या AI AN माइनस L होल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन whenever N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N नॉट। इसे हम जरा सादा से अल्फाज में बात करें कि इसका क्या मतलब है। इसे हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम टर्म्स हैं वो एक खास नंबर के बाद बाकी तमाम टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो हम ये कहते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट L है। अच्छा, अब कुछ खास किस्म की सीरीज हैं जिनका बिहेवियर को देखते हुए हम आर्बिट्रेरी सीरीज के बिहेवियर को भी जज कर सकते हैं। अब पीपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि एक सीरीज दी गई होती है और उसके बारे में बात की गई होती है। तो उनमें से सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या वो दी गई सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज तो नहीं है। ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरह से डिफाइंड होती है कि प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन AR पावर n माइनस वन। अब यहाँ ये जो A है ये इसकी फर्स्ट टर्म है और R रेशो है। सम की फॉर्म में लिखें तो यूं लिख सकते हैं समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AR पावर n माइनस वन। अब ये अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका सम इक्वल होता है A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, और ये कन्वर्जेंट तब होती है जब R मॉड लेस देन 1 हो। यानी रेशियो जो है R उसकी वैल्यूज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन माइनस वन हो, उस सूरत में ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट है। अच्छा, एक ये पहली सीरीज थी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। इसके बाद एक और सीरीज है टेलीस्कोपिक सीरीज जिसे कहा जाता है। यहाँ से हम टेलीस्कोपिक सम फाइंड करते हैं और फिर इसके बिहेवियर को देख सकते हैं। अच्छा, ये टेलीस्कोपिक सीरीज जो है इसमें अल्टरनेटिव टर्म्स जो हैं वो कैंसिल होती चली जाती हैं। यानी A1 माइनस A2
प्लस A2 माइनस A3, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि A2 से माइनस A2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस A3 से प्लस A3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास nth पार्शियल सम बनेगा वो ये होगा, Sn विल बी A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 एंड प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर पर an माइनस 1 और माइनस an होगा। तो यहाँ an माइनस 1 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो Sn इक्वल होगा A1 माइनस an या an प्लस 1, यहाँ पर वो n प्लस 1 पर रोक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज जो है Sn, इसका पार्शियल सम जो है वो A1 माइनस an प्लस 1 है। टेलीस्कोपिक सीरीज तब कन्वर्ज करेगी जब ये वाली सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, और ये सीक्वेंस तभी कन्वर्ज करेगी जब इसकी कोई एक फाइनाइट लिमिट होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि द nth partial sum of the series is this one. A telescopic series converges if and only if limit n approach infinity an is a finite number, say it L। और अगर वो L है तो उस सूरत में ये जो सीरीज कन्वर्ज करेगी, या यूं कहें कि उसका जो सम होगा वो फर्स्ट टर्म माइनस L होगा। ये अक्सर औकात सीरीज जो दी गई होती है वो इस तरह की होती है कि उसकी कंसेक्टिव टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, तो उस सूरत में ये सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करना बहुत आसान हो जाता है। बल्कि इसकी मदद से हम सम भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, ये दोनों सीरीज ऐसी हैं जिनके बिहेवियर के साथ साथ हम उनका सम भी बता सकते हैं, वरना आर्बिट्रेरीली एक सीरीज दी गई हो तो हम ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में यही डिस्कस करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। लेकिन ये दो ऐसी सीरीज हैं जिनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के साथ साथ उनके सम के बारे में भी हम बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब ये हमारे पास एक टेस्ट है। अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो उसकी जो nth टर्म है उसकी लिमिट 0 होगी, या फिर इसी को हमारे पास लॉजिक का एक रूल होता है कि P इंप्लाइज Q, दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। यहां पर हमारे पास P जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सीरीज कन्वर्ज करती है। अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो यहां से ये इंप्लाई होता है कि Q यानी लिमिट इज 0, लिमिट ऑफ an दैट इज इक्वल टू 0। इसी को अगर हम दूसरी तरफ से देखें कि नॉट Q इंप्लाई नॉट P, इट मींस दैट if limit an is not equal to 0, then this implies that series does not converge, it means that series diverge। तो इसीलिए इसको डाइवर्जेंस टेस्ट कहा जाता है। ये हम यहाँ देख सकते हैं कि nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, अगर हमारे पास एक सीरीज दी गई है और उसकी nth टर्म की लिमिट 0 नहीं है तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि जो सीरीज है वो डाइवर्ज करती है। इसको सिर्फ इसी डायरेक्शन में समझा जाए, इसके उलट ना समझा जाए। अगर किसी सीरीज की लिमिट 0 हो चुकी है, उसमें nth टर्म की लिमिट 0 हो गई है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कन्वर्ज करती है। इसको सिर्फ वन वे देखा जाए कि अगर उसकी nth टर्म की लिमिट 0 नहीं है तो उस सूरत में वो सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर 0 है तो फिर ये कोई इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि सीरीज डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, जो भी। ओके, इसके बाद अब एक इंटेग्रल टेस्ट है। यानी सबसे पहले अगर आपको एक सीरीज दी गई हो और उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में आपने बात करनी हो तो सबसे पहले आप ये टेस्ट लगाएं, यानी nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस चेक करें। आप पहले तो ये देखें, हो सकता है उसकी nth टर्म की लिमिट 0 ना हो तो आप वहीं कह देंगे कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर 0 हो जाए तो फिर आपको बाकी टेस्ट की मदद से ये फिर भी डिसाइड करना बाकी होगा कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। अच्छा, अब है हमारे पास एक इंटेग्रल टेस्ट। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि इफ f इज अ फंक्शन विच इज पॉजिटिव, कंटिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग ऑन 1 to infinity। पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि तमाम n पुट करने से जो फंक्शन f ऑफ n बनता है, f ऑफ n इज ग्रेटर देन 0, बल्कि ये पूरे इंटरवल पर है, इट मींस दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 यूं कहें। अच्छा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके तमाम रियल नंबर्स पर, 1 से बड़े तमाम रियल नंबर्स पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और साथ ही साथ फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी कि हर x के बढ़ने के साथ साथ फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम ये सपोज कर लें कि an इज इक्वल टू f ऑफ n, तो हमें जो सीरीज का बिहेवियर जांचना है वो इस इम्प्रॉपर इंटेग्रल के बिहेवियर से हमें पता चल जाता है। इससे पिछली क्लास में हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल को पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियर इस इम्प्रॉपर इंटेग्रल का होगा वही बिहेवियर इस सीरीज का होगा। अगर ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और अगर ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल डाइवर्ज करेगा तो ये सीरीज भी डाइवर्ज करेगी।
ओके, इसके बाद अब हमारे पास है पी सीरीज एंड हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज जो है वो हमेशा डाइवर्ज करती है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले देखें, पी सीरीज जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय एन पावर पी, यानी 1 ओवर 1 पावर पी, 2 ओवर 1 ओवर 2 पावर पी, 1 ओवर 3 पावर पी, 1 ओवर 4 पावर पी एंड सो ऑन, ये सारी ऐड हो गई। अब ये जो पी सीरीज है ये कन्वर्जेंट उस सूरत में होती है अगर ये पी ग्रेटर देन 1 हो, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट है। ओके, और अगर पी 1 के इक्वल हो तो फिर ये जो सीरीज है इसको हार्मोनिक सीरीज कहा जाता है, यानी 1 ओवर एन। हालांकि अगर सीक्वेंस की फॉर्म में बात की जाए, सीक्वेंस 1 ओवर एन जो है ये कन्वर्जेंट है और ये जीरो को कन्वर्ज करता है, लेकिन जो सीरीज 1 ओवर एन है ये डाइवर्जेंट है। ओके, अच्छा, हार्मोनिक सीरीज की जो जनरल टर्म है वो इस तरह से भी एक्सप्रेस की जा सकती है, 1/an+b। हम ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज हो तो उसके रेसिप्रोकल लेने से हमें हार्मोनिक सीरीज मिलती है। तो ये यहां से जो अरिथमेटिक सीरीज है वो ये है 1+2+3+4 अप टू सो ऑन, इसकी हार्मोनिक सीरीज यहां से ये बनेगी। और आर्बिट्रेरीली अगर हम अरिथमेटिक सीरीज की बात करें तो उसकी टर्म्स में एक कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये वहां उसकी फॉर्म में हार्मोनिक सीरीज की बात की गई है। उसके बाद है कंपैरिजन टेस्ट। ये अब हम कुछ टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, यानी यहां से भी आपको सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में पता चलता है कि अगर सीरीज इस तरह का बिहेवियर रखती हो कि 1 ओवर एन की कोई पावर है, तो वहां से भी बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि सीरीज आया कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अच्छा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है हमारे पास और एक बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है। ये हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हम दो सीरीज का आपस में कंपैरिजन करते हैं और वो तमाम सीरीज पॉजिटिव टर्म्स वाली है, यानी हम 0 लेस देन ए एन, ए एन इज लेस देन और इक्वल टू बी एन, दोनों पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज है। तो यहां से नंबर 1 ये है कि अगर बी एन, यहाँ ये जो बी एन जिसकी टर्म्स बड़ी हैं मैं इसको बड़ी सीरीज, और जो जिसकी टर्म्स छोटी हैं उसको मैं छोटी सीरीज कह रहा हूं अपने समझने के लिए। अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। इसको हम एक ग्राफ की मदद से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं। आप समझ लें कि ये एक बड़ी सीरीज है या छोटी सीरीज है, ए एन वाली टर्म्स हैं उसकी, और ये बड़ी सीरीज है बी एन वाली। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर बी एन कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट को हम पॉजिटिविटी की सेंस में लें, कन्वर्जेंट है इट मींस दैट इसके अंडर एवरीथिंग ओके है, यानी यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए के नीचे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रूल नंबर 1 है कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। अब रूल नंबर 2 ये है कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये है कि ये जो ए एन है इसके नीचे यहाँ पर कोई गड़बड़ है। अगर यहाँ गड़बड़ है तो अल्टीमेटली बी के नीचे भी वो गड़बड़ है। तो इसको हम इस सेंस में कह सकते हैं कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। अच्छा, इससे हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं निकालना कि छोटी सीरीज कन्वर्जेंट है तो बड़ी भी कन्वर्जेंट है, क्योंकि अगर छोटी कन्वर्जेंट है इट मींस दैट छोटी के नीचे एवरीथिंग ओके है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है बड़ी फिर भी डाइवर्जेंट हो, यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए ये जो दो रिजल्ट लिखे गए हैं इनको सिर्फ इसी फॉर्म में ही आपने अप्लाई करना है, इसके अलावा खुद से यहाँ से कोई रिजल्ट अखज नहीं करना। अच्छा, ये तो था कंपैरिजन टेस्ट। और एक है हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक सीरीज पहले से मौजूद है और उसके पैरेलल हमें एक और सीरीज ऐसी मिलती है कि ए एन और बी एन, ए एन हमें पहले से गिवन है और बी एन हम खुद से एक डिसाइड करते हुए ये लिमिट फाइंड करें, nth टर्म की रेशियोज की लिमिट फाइंड करें और लिमिट हमारे पास एक फाइनाइट और पॉजिटिव नंबर आए, तो फिर उन दोनों सीरीज का बिहेवियर एक सा होता है। अब आप जरा इन दोनों में गौर करें, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में एक सीरीज तो हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन एक सीरीज हमें खुद से डिसाइड करना पड़ती है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो दी गई सीरीज थी वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इन दोनों में से बेसिकली ये दोनों एक जैसे ही रिजल्ट हैं, तो इनमें से ज्यादा इजीली अप्लाई ये किया जा सकता है, उनकी रेशियो लेकर जो भी फिक्स्ड नंबर आए उससे भी डिसाइड किया जा सकता है, या फिर ऊपर वाला भी अप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ये जरा कम ही यूज होते हैं।
प्रैक्टिकली ये रूल सबसे ज्यादा अप्लाई होता है रेशो टेस्ट जो है। रेशो टेस्ट में देखें आपको किसी दूसरी सीरीज की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी सीरीज की मदद से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हमें इससे पहले जरा ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात कर लेनी चाहिए, फिर इस तरफ आते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, हमारे पास एक ऐसी सीरीज जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स चेंज हो रही हो, यानी हर टर्म का सिंबल चेंज हो रहा हो, तो उसको अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। जैसे ये लिखा गया समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर एन ए एन, या फिर इस तरह से माइनस 1 पावर एन प्लस 1 ए एन, यानी पॉजिटिव पहली टर्म चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उसकी अल्टरनेटिव टर्म्स के सिंबल चेंज हो रहे हो, तो ऐसी सीरीज को अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। अब अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करना आसान इस लिहाज से है कि उसके लिए सिर्फ दो कंडीशंस चेक करनी है, कि एक तो उसकी nth टर्म की लिमिट 0 हो, और दूसरा ये है कि वो सीरीज डिक्रीजिंग हो। ये डिक्रीजिंग की बात की गई है ना, कि ए एन प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू ए एन, यानी हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है। ये देखें ना, अगर सीरीज है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस अप टू सो ऑन, तो यहाँ ये बताया गया है कि ए फोर इज लेस देन और इक्वल टू ए थ्री इज लेस देन और इक्वल टू ए टू इज लेस देन और इक्वल टू ए वन एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज डिक्रीजिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट तब होती है जब उसकी nth टर्म की लिमिट 0 हो, और दूसरा ये है कि उसकी जो पॉजिटिव टर्म्स से बनने वाली सीरीज है वो डिक्रीजिंग हो। आप देख सकते हैं इसमें नेगेटिव नहीं है, ए एन इज पॉजिटिव। ओके, और फिर यहाँ पर एक एरर बाउंड है कि अगर हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, उसका हम पार्शियल सम फाइंड कर लें, बल्कि उसका सम ही फाइंड कर लें एस, यानी यूं कहें कि अगर हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज एस को कन्वर्ज करती है, तो जो आर एन है उसका मॉड इक्वल होगा एस माइनस एस एन मॉड, और ये लेस देन और इक्वल होता है ए एन प्लस वन। अच्छा, अब एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या है, कि अगर हमारे पास एक सीरीज हो समेशन ए एन, उसकी मदद से हम एक नई सीरीज भी बना सकते हैं समेशन ए एन मॉड, यानी चाहे इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी थी, ओके मैं बात कर रहा था एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस की, कि हमारे पास एक सीरीज गिवन है, वो सीरीज जैसी भी है उससे हम एक नई सीरीज बना सकते हैं, उसकी तमाम टर्म्स को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए मॉड लेकर, नॉन नेगेटिव कह। तो अब हमारे पास दो सीरीज हैं, एक ये सीरीज है समेशन ए एन, और एक ये सीरीज है समेशन ए एन मॉड। अगर ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी, मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो अल्टीमेटली ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। यानी यूं कहें कि समेशन ए एन मॉड convergent, this implies that the series summation a n also convergent। यानी फिर हमें इस सीरीज के कन्वर्जेंस के चेक करने की जरूरत नहीं रहती अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो। यानी जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है, और फिर इसकी कन्वर्जेंस को हम कहते हैं कि दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, या फिर हम ये कहते हैं कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यानी खुद भी कन्वर्जेंट है और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज से बनने वाली नई सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट हो, तो हम कहते हैं कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ये जो सीरीज है एक्चुअल सीरीज वो खुद तो कन्वर्जेंट हो, लेकिन उसके मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट ना हो, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि सीरीज दी गई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ओके, अब हम वापस आते हैं रेशियो टेस्ट की तरफ। रेशियो टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए भी वैलिड है और जस्ट कन्वर्जेंस के लिए भी वैलिड है, कि हमारे पास एक सीरीज दी गई है समेशन ए एन, और उसकी तमाम टर्म्स नॉन जीरो हैं, अगर सिर्फ पॉजिटिव ले लें तब भी ओके। ओके, तो ये सीरीज जो है ए एन, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी अगर ये कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो, यानी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन मॉड, और उसकी जो लिमिट है वो लेस देन वन हो। उस सूरत में ये कन्वर्जेंट है, बल्कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और अगर ये ग्रेटर देन वन हो या इंफिनिटी हो, उन दोनों सूरतों में ये सीरीज डाइवर्जेंट है,
और ये टेस्ट फेल हो जाता है जब ये लिमिट 1 के इक्वल आ जाए। यानी फिर इसका ये मतलब नहीं है कि सीरीज डाइवर्जेंट हो गई है, इसका मतलब ये है कि इस टेस्ट की मदद से हम ये नहीं बता सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब इसी रेशो के पैरेलल एक और टेस्ट भी होता है, रूट टेस्ट, जो यहां पर मैंने नहीं लिखा। अगर हम ये फाइंड करें ना, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी ए एन मॉड होल पावर 1/n, तो यहां से जो नंबर मिले अगर ये लेस देन 1 हो तो इसका बिहेवियर ऐसा ही होगा कि सीरीज कन्वर्ट एब्सोल्युटली करेगी, और अगर ग्रेटर देन 1 या फिर इंफिनिटी हो तो उस सूरत में सीरीज डाइवर्ज करेगी। और ये टेस्ट भी इनकंक्लूसिव है जब ये लिमिट 1 के इक्वल हो। ओके जी, अब है हमारे पास एक लिस्ट है इन्हीं टेस्ट की कि किस पैटर्न में हमें टेस्ट अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहले तो दी गई सीरीज पर डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई करें, nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई करें कि हो सकता है उसकी लिमिट 0 ना हो nth टर्म की, तो वहीं पर मामला खत्म हो जाएगा कि जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। ओके, उसके बाद देखें कि क्या वो सीरीज ज्योमेट्रिक तो नहीं है। अगर ज्योमेट्रिक है तो फिर हमें वहां से सम मिल जाता है और वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट का तयन हम आर को देखते हुए कर सकते हैं। उसके बाद देखें कि क्या वो टेलीस्कोपिक सीरीज है। अगर टेलीस्कोपिक सीरीज है तो फिर भी वो कन्वर्जेंट है, लेकिन इसको देखते हुए डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद पी सीरीज, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, पी सीरीज सबसे ज्यादा यूज होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये सीरीज पी सीरीज है। ओके, अच्छा तो अब पी सीरीज के लिए ये पी डिसाइड करेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर पी ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो फिर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। उसके बाद आते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज की तरफ कि अगर टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव चल रही हो तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज है, और अल्टरनेटिंग सीरीज तब कन्वर्जेंट है अगर उस सीरीज की nth टर्म की लिमिट 0 हो और उसके साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी हो या उसके बराबर हो। उसके बाद आप आए इंटेग्रल टेस्ट में, ये इसी तरतीब में अप्लाई किए जाए तो ज्यादा बेहतर है। सीरीज को देखें कि इंटेग्रल टेस्ट उस पर अप्लाई करके देखें कि उसका इंटेग्रल बना लें, फंक्शन बनाएं nth टर्म से, उस फंक्शन से जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है उसको इवेल्युएट करें, और अगर वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज दोनों डाइवर्ज करेंगे। लेकिन जरूरी ये है कि जो फंक्शन आप बना रहे हैं वो डिक्रीजिंग भी हो, और मोस्टली ये होता है जहां पर आमतौर पर क्वेश्चन इस तरह से ही डिजाइन किए जाते हैं कि उन पर इंटेग्रल टेस्ट लगे, और इंटेग्रल टेस्ट में अल्टीमेटली वो फंक्शन मोस्टली 99% ऐसा होता है कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ओके, उसके बाद रेशो टेस्ट अप्लाई करें। रेशो टेस्ट में फायदा यह है कि आपको किसी दूसरी सीरीज मुस्तार नहीं लेना पड़ेगी, आपको किसी दूसरी सीरीज की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट उसी सीरीज की मदद से डिसाइड कर सकते हैं। आप लिमिट लें, अगर लिमिट लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो वो डाइवर्जेंट है, और अगर इक्वल टू 1 है तो फिर ये टेस्ट फेल है। लेकिन मोस्टली सारे टेस्ट, मोस्टली मतलब यूं कहें कि 90% जो सीरीज हैं वो रेशियो टेस्ट की मदद से डिसाइड की जा सकती है, या रूट टेस्ट की मदद से, यहाँ इन्होंने इसको शामिल नहीं किया। ओके, उसके बाद है डायरेक्ट कंपैरिजन और लिमिट कंपैरिजन, ये आपके लास्ट ऑप्शन होने चाहिए। इसके बाद है पावर सीरीज। अगर हम एक पावर सीरीज अबाउट एक्स इक्वल टू 0 लें तो वो इस तरह से होगी ए एन एक्स पावर एन समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं कि ये पोलिनोमियल टाइप बन रही है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, वेयर एक्स इज द वेरिएबल एंड ए एन आर कॉन्स्टेंट्स। हम चूंकि रियल सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। और अगर हम उसका सेंटर चेंज कर दें, यानी यहाँ पर सेंटर 0 है, अगर सेंटर हमको चेंज करके सी बनाना चाहें, अबाउट सी अगर सीरीज बनाना चाहें तो वो इस तरह से होगी समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस सी पावर एन। यानी अब जो पावर्स हैं, अब हमारे पास जो वेरिएबल पहले एक्स था उसकी पोजीशन एक्स माइनस सी ने ले ली है। सो ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस सी पावर वन प्लस ए टू एक्स माइनस सी पावर टू प्लस अप टू सो ऑन। इस फॉर्म में जो सीरीज है इसको कहा जाता है दिस इज द पावर सीरीज सेंटर्ड एट सी। यानी इस सीरीज का सेंटर सी है और उससे पहले वाली जो सीरीज हमने पढ़ी है उसका सेंटर 0 है। अच्छा, अब कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज के बारे में हम बात करें तो एक पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर सकती है या तो किसी एक नंबर के लिए,
या तो तमाम रियल नंबर्स के लिए, ठीक है ना, या तो सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट एक्स इक्वल टू सी, यानी सिर्फ किसी एक नंबर पर कन्वर्ज कर सकती है, या फिर तमाम रियल नंबर्स पर कन्वर्ज कर सकती है, या फिर किसी नंबर पर भी कन्वर्ज नहीं कर सकती। एक मिनट, सॉरी मैं ये तीसरी बात गलत बोल गया हूं। पहली ये है कि सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट अ सिंगल नंबर एक्स इक्वल टू सी। दूसरी ये है कि कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स, यानी तमाम रियल नंबर्स के लिए कन्वर्ज करती हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि किसी खास इंटरवल में कन्वर्ज करती, यानी सीरीज जो है वो इस रियल लाइन पर अगर देखी जाए तो या तो किसी एक फिक्स्ड नंबर जो सेंटर है उसी पर कन्वर्ज करेगी, उसके अलावा और कहीं कन्वर्ज नहीं करेगी, या तो इस पूरी रियल लाइन पर कन्वर्ज करेगी, या फिर किसी एक ओपन या क्लोज्ड इंटरवल में कन्वर्ज करेगी। इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर कन्वर्ज करे और फिर यहाँ पर कन्वर्ज करे, ऐसा नहीं है। अगर दो पॉइंट्स पर कन्वर्ज करती है तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं उन पर भी पावर सीरीज कन्वर्ज करती है। ओके, तो जिस इंटरवल पर कन्वर्ज करती है उसकी लेंथ का जो हाफ है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। मसलन हम ये कहें ना कि जो सीरीज है वो 1 से 5 तक ओपन इंटरवल में कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेडियस है उसे अगर हम कैपिटल आर से डिनोट करें, दैट विल बी इक्वल टू 5 - 1/2 विच इज इक्वल टू 2। ओके, अब ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कैसे करना है, तो ये रेशियो टेस्ट की मदद से अप्लाई किया जा सकता है, यानी आर दैट इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन। ये याद रहे, ये रेशियो टेस्ट के लिए फार्मूला यूज होता है, सॉरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए, या फिर रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ये फाइंड किया जाता है। आर इज इक्वल टू 1/लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी एंड ए एन मॉड होल पावर 1/n। ये उस लिमिट का रेसिप्रोकल है जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को अगर रेशियो टेस्ट की मदद से फाइंड करें तो लिमिट एन अप्रोच इंफिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन मॉड, और अगर रूट टेस्ट की मदद से फाइंड करें तो फिर भी रेसिप्रोकल ही लेना है। आप देख सकते हैं कि पीछे जब हम रेशियो टेस्ट लगा रहे थे तो ऊपर ए एन प्लस वन था और डिनोमिनेटर में ए एन था, लेकिन यहां इसका बिहेवियर उलट है। ओके, तो इसकी मदद से, रेडियस की मदद से हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का तयन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके एंड पॉइंट्स को अलग से डिस्कस करना चाहिए। मसलन अगर आप एक सीरीज का रेडियस फाइंड करते हैं और रेडियस आता है 2, सेंटर आपको पहले से मालूम है कि वो 0 है, इसका मतलब ये है कि रियल लाइन पर 0 के गिर्द 2 यूनिट्स तक, यहाँ 2 और यहाँ -2, तो हो सकता है सीरीज -2 पर कन्वर्जेंट हो सकता है 2 पर भी कन्वर्जेंट हो। तो उस सूरत में तो हमारा जो रेडियस, जो मतलब यूं कहें कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो -2 से 2 होगा। ओके, अगर ये 2 पर कन्वर्जेंट नहीं है और -2 पर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -2 to 2 होगा, और सॉरी -2 शामिल होगा और 2 शामिल नहीं होगा। तो इसलिए ये जो रेडियस है ये हमें एंड पॉइंट्स के बारे में नहीं बताता। इस रेडियस से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि सेंटर से इतने डिस्टेंस तक तमाम पॉइंट्स पर सीरीज कन्वर्जेंट है और उसके बाद डाइवर्जेंट है, यानी यहां से ये कंफर्म हो चुका है कि -2 से आगे, -2 से पीछे और 2 से आगे तमाम पॉइंट्स पर सीरीज डाइवर्जेंट है। 0 से 2 तक और 0 से -2 तक सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन -2 और 2 के बारे में हतमी तौर पर हम नहीं कह सकते कि वहां कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उनको अलग से चेक करना पड़ता है एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल पर। ओके जी, ओके, एक मिनट रुके। अच्छा, लास्ट में है ज्योमेट्रिक पावर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/1 - x, जो है अगर सीरीज इस तरह से है तो ये बस इसको इतना याद रखें कि 1/1 - x जो सीरीज है उसकी पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, इस फंक्शन की पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये है 1 + x स्क्वायर + x³ प्लस अप टू सो ऑन। और ये सीरीज तभी कन्वर्जेंट है जब ये x मॉड लेस देन 1 हो। इसकी वजह ये है कि ये जो सीरीज हमारे पास बन रही है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है इन x, जिसकी रेशियो x है। सो रेशियो क्योंकि ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक तभी कन्वर्जेंट होती है जब रेशियो का मॉड लेस देन 1 होता है। तो ये साथ में याद रखना चाहिए, और ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है सीरीज बनाने के लिए, टेलर सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज वगैरह बनाने के लिए। ओके जी, अब मैं आपके माइक
अनम्यूट कर रहा हूं। जी, आपके क्या क्या सवाल थे? दो चार लोगों ने मैसेज भी किए हैं। अफजाल, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था जब हम अल्टरनेटिंग सीरीज जी जी। होनी चाहिए तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज डिस्कस कर सकते हैं, या जस्ट पॉजिटिव जो टर्म्स होती हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज जो है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में नेगेटिव को अलग करके ये जो पॉजिटिव टर्म्स है ना, ये बताया गया कि ए एन इज ग्रेटर देन जीरो। मीन सर, मैं कह रहा था कि अगर हम जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल वैल्यू से आप क्या मुराद ले रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यूज सर उनकी, तो मतलब डेफिनेटली वो फिर पॉजिटिव ही हो जाएगी ना। वो न्यूमेरिकल ठीक हो गया वैल्यू या सर। एब्सोल्यूट वैल्यू ए एन ही होगी। ओके सर। ओके। अच्छा, एक कोई और भी पूछ रहे थे, रिदा इशफाक सर, एट एक्स इक्वल सी कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होगी कन्वर्ज? क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई। ओके जी, मैं नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, उसमें फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम।